अबे साले अंधे, कपड़े खराब कर दिए मेरे। देख नहीं सकता था सड़क पे पानी है। वापस आ रहा है ताकि मुझे धक्का दे सके। आ तू निकल कर बाहर, फिर बताती हूँ तुझे। अपने कपड़ों से कीचड़ साफ करती हुई दिव्या गुस्से से उबल रही थी। सड़क पर पड़ा कीचड़ भरा पानी कार के पहियों से उछलकर दिव्या के कपड़ों पर जा गिरा, जिससे दिव्या का मूड ऑफ हो चुका था। इडियट, सारे कपड़े खराब कर दिए। गाड़ी में बैठकर हवा में उड़ते हैं। दिव्या गुस्से में उबल रही थी कि तभी कार का दरवाजा खुला और काला चश्मा लगा एक लड़का बाहर आया और दिव्या के सामने खड़ा हो गया। हाँ, देखता कैसे, आंखों पर तो ये काले ऐनक जो चढ़ा रखी है। ये जो मेरे कपड़े गंदे किए हैं तुमने, उसे साफ कौन करेगा? सॉरी, वो रोड पर पानी दिखाई नहीं दिया। मैं आपको दूसरे कपड़े दिलवा देता हूँ, चलिए मेरे साथ। हैं? ये क्या मतलब हुआ? मेरे साथ चलिए? ओए, पागल समझा है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, मतलब लड़की को फंसाने के लिए ये सब किया है। सब समझती हूँ मैं, तुम शहरी लोगों के कारनामे। She is talking so much nonsense, stupid girl. I am blabbering. How could you even think that I would go with a stranger? तुम्हें इंग्लिश आती है? क्यों? मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आ सकती? ये तुम शहरी कबूतरों की जुबान नहीं है। हम गंगा किनारे वाले भी इस जुबान को बोल सकते हैं। बड़ा आया मुझे स्टूपिड बोलने वाला। इतना कहकर दिव्या झटके से मुड़ी और पैर से पानी लड़के की ओर उछाल दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि लड़का भौचक्का रह गया। ये क्या किया तुमने बदतमीज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराट के साथ ऐसा करने की? ओह, विराट हो या युवराज, मैं दिव्या हूँ, फूलपुर की दिव्या। और हम फूलपुर वाले हिसाब बराबर करना जानते हैं। और सुन, तुझे मैं ऑफर नहीं दूंगी कि चल मेरे साथ तुझे कपड़े दिला दूंगी। बड़ा आया विराट। खुद को विराट कोहली समझ लिया है क्या तूने? हाँ? दिव्या तेजी से वहाँ से चली गई। विराट हक्का बक्का खड़ा उसे जाते देखता रहा। वो जब नजरों से ओझल हो गई, विराट भी अपनी कार में आकर बैठ गया और अपना चश्मा उतार कर रख दिया। गुस्से में भरा विराट का चेहरा अचानक मुस्कुराने लगा। दिव्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। ऐसी ढही लड़की तभी दिल में आग लगा रही है। अब तो फूलपुर की दिव्या से फिर से मिलना ही होगा। विराट ने अपना चेहरा मिरर में देखा और बालों को हाथों से ठीक करने लगा। उसके फेस पर एक अलग सी स्माइल थी। इधर दिव्या अभी भी गुस्से से भरी थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, उसकी माँ कमला की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। ये लो, बारिश का मौसम है और तुम कर रही हो कपड़ों का सत्यानाश। अब किससे लड़की आई है जो कपड़ों पे कीचड़ लगा है? क्या माँ, आपको क्या लगता है हम बिना मतलब सबसे लड़ते रहते हैं? वो तो एक नवाबजादा कार से कपड़ों पर कीचड़ उछाल गया, लेकिन हमने भी बदला ले लिया था। उसके कपड़े भी गंदे कर दिए। हे भगवान, तू लड़की है, इतना तो सोच लिया कर। ये तो तू समझती है कि मैं लड़की हूँ, बाकी लोग तो मुझे चुड़ैली ही समझते हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता। जा कपड़े बदल के आजा, खाना खा लेना। इतना कहकर कमला अंदर चली गई। उसके जाने के 2 मिनट बाद ही आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई दरवाजा खटखटाते हुए कमला को आवाज लगा रहा था। अब कौन आ गया टाइम वेस्ट करने? पढ़ना था मुझे, देखती हूँ कौन है। दिव्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी औरत को देख दिव्या का मुंह बन गया। उसका मन हुआ कि दरवाजा वापस बंद कर दे, लेकिन औरत उसे धक्का देकर अंदर आ गई। अरे ओ कलेक्टर की औलाद, माँ कहाँ है तेरी? न न न चाची, कलेक्टर की औलाद नहीं, कलेक्टर ही बनूंगी मैं, क्योंकि बाबा तो इस उम्र में कलेक्टर नहीं बन सकते ना। लेकिन आप क्यों माँ के नाम का भौंपू बजा रही हो? बुला अपनी माँ को, सब पता चल जाएगा। तेरे कारनामे तेरी माँ को तो पता चले। हाँ चाची, माँ को जरूर बताना मेरे कारनामे, फिर मैं भी बताऊंगी। कल तुम खेत में लाला के साथ क्या कर रही थी? क्या मतलब? क्या कह रही है तू छोरी? झूठ का है बोल रही है रे? ना चाची ना, हम गंगा किनारे की छोरी है, झूठ नहीं बोलते। चलो मैं ही बुला लेती हूँ माँ को। माँ, माँ, धीरे से बोल रही हूँ तो माँ सुन ही नहीं रही, जोर से बुलाती हूँ, माँ। दिव्या इससे पहले कि और तेज से पुकारती, औरत ने दिव्या का मुंह अपनी हथेली से बंद कर दिया और रिक्वेस्ट वाली नजरों से देखने लगी। तभी उन दोनों का ध्यान चूड़ियों की खनक पर गया। उस औरत ने झट से अपना हाथ हटा लिया। दोनों ने उस तरफ देखा तो दिव्या की माँ अंदर से पल्लू से हाथ पोंछते हुए आ रही थी। क्या हुआ शर्मायन, काहे घोड़े पे सवार हो? अरे माँ, चाची कुछ बताने के लिए आई हैं। बताओ चाची, क्या बताने आई थी? कुछ नहीं जीजी, वो तो हम ऐसे ही चले आए थे। नहीं आ सकते क्या? अरे तू भी किसकी बातों में लगी है मोहिनी? बिल्कुल आ सकती हो। तुम्हारा ही घर है, आओ बैठो। जैसे ही दिव्या ने देखा कि उसकी माँ मोहिनी चाची के साथ बातचीत में बिजी हो गई है, तो वो भी दबे पांव घर से बाहर निकल गई और मोहिनी ने भी ये देखकर राहत की सांस ली। अच्छा हुआ ये दिव्या नाम की बला टल गई। मोहिनी ने देख लिया कि अब वो और कमला बस दोनों ही हैं, तो उसके कान के पास मुंह लगाकर बोलना शुरू किया। अरे जीजी, अब दिव्या बड़ी हो गई है। अरे इसे लड़की के रंग ढंग सिखाना जरूरी है। ऐसे कब तक बिगड़े हुए लड़कों की तरह आवारा घूमती रहेगी? कमला को मोहिनी की बात अच्छी तो नहीं लगी, पर वो अपने आप पर कंट्रोल किए हुए थी। वो मोहिनी को टालना चाह रही थी। हाँ ठीक कह रही हो, आज शाम को समझाएंगे उसे, अभी तो बहुत काम पड़ा है। देखो जीजी, बुरा मत मानना, दिव्या हमारी भी बिटिया जैसी है। नहीं नहीं, बुरा काहे मानेंगे। चलो फिर मिलते हैं।
इधर दिव्या ने बाहर आकर देखा कि कुछ लोग नदी की तरफ जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वो सब लोग बाढ़ देखने जा रहे हैं। वो भी उनके साथ बाढ़ देखने चली गई। सबके साथ वो भी एक सेफ डिस्टेंस बनाकर घाट की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी हो गई और नदी में आए बाढ़ के पानी को उफनते हुए देखने लगी। आसपास के गांव से भी कुछ बच्चे बाढ़ देखने आए हुए थे। सब वहां खड़े होकर नदी में पत्थर वगैरह फेंक रहे थे। ये देखो, मेरा पत्थर सबसे दूर गया है। नहीं, ये देखो, मेरा पत्थर सबसे ज्यादा दूर गया है। उन बच्चों में आपस में होड़ लगी हुई थी कि किसका पत्थर कितनी दूर तक जाता है। तभी अचानक इसी खींचतान में उनमें से एक बच्चा फिसलकर नदी में गिर गया। जैसे ही वो नदी में गिरा, चारों तरफ शोर मच गया। बचाओ, कोई बचाओ, नहीं तो वो बच्चा मर जाएगा। सब लोग खड़े खड़े बस देख रहे थे और शोर मचा रहे थे। लेकिन दिव्या ने आओ देखा न था और वो उस उफनती हुई नदी में कूद गई और बहुत मुश्किल से उस बच्चे को बचाकर किनारे पर ले आई। बच्चा काफी बड़ा था। उसको किनारे लाते लाते दिव्या की सांस भी फूल गई। जब बच्चा किनारे आया तो सब उसे देखने लगे। उसके दोस्त उसके पास आए और उसे छूकर उसे देखने लगे और उसके हालचाल पूछने लगे। रोहित, तू कैसे गिर गया था? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे ये तो रोहित है, जमींदार राघव मिश्रा का छोटा लड़का। जब सब लोग उसे पहचान गए तो बहुत से लोग जमींदार के खास बनने के लिए उसको साथ लेकर उसके घर छोड़ने की पेशकश करने लगे। रोहित के घर जब यह खबर पहुंची कि रोहित नदी में गिर गया है तो उनके यहाँ जैसे तूफान आ गया। जमींदार राघव मिश्रा अपनी गाड़ी और नौकर चाकरों को लेकर तेजी से नदी की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नदी के किनारे बहुत भीड़ लगी हुई थी। पास राघव मिश्रा को देखकर सब एक तरफ हो गए। वहां सब लोग दिव्या की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन दिव्या को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज अगर रोहित बबुआ हमारे बीच सही सलामत है तो उसका पूरा क्रेडिट इस बिटिया को जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है जमींदार साहब। जहाँ सब लोग केवल बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, तब दिव्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा दी। बिल्कुल सही। अगर आज इस लड़की ने हिम्मत न दिखाई होती तो अनर्थ हो जाता। उस समय सब लोगों की जुबान पर एक ही नाम चढ़ा हुआ था और वो था दिव्या। थोड़ी देर पहले जिस राघव मिश्रा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, अचानक से कनिंगनेस आ गई। सबकी बातें सुनकर उन्होंने कुछ सोचा और अपनी रौबीली आवाज में सबसे कहा, अभी हम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। शाम के 4 बजे गांव के चौक पर आप सभी लोग आए, वहां पर आगे बातचीत होगी। दिव्या की सबने बहुत तारीफ की। सबको शाम के 4 बजने का इंतजार था। मुझे तो लग रहा है कि चौक पर जमींदार साहब दिव्या को जरूर कोई बहुत बड़ा इनाम देंगे। अरे देंगे ही, उसमें लगने जैसा क्या है। अगर दिव्या ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, अभी तक रोहित का कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर पहले जो मोहिनी दिव्या की माँ से उसकी बुराई करके गई थी, वही आकर अब उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। अरे जीजी, अब तो खुश हो जाओ। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिन पलटने वाले हैं। सब दिव्या की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो बस इसलिए खुश थी कि उसने आज एक बच्चे की जान बचाई। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो बच्चा जमींदार राघव मिश्रा का बेटा था। शाम को सबके कहने पर दिव्या भी चौक पर गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि राघव मिश्रा कुछ लोगों के साथ पीपल के चबूतरे पर खटिया के ऊपर बैठे हुए थे। जब उसने उनके साथ विराट को देखा तो उसका माथा घूम गया। जैसे ही दिव्या पर उसकी नजर पड़ी, उन लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इनाम के लालच में ही उसने ये सब किया है। विराट को उन लोगों की बात अच्छी नहीं लगी। उसने उनकी बात का विरोध किया। आप कैसी बात कर रहे हैं काका? उसे कैसे पता होगा कि डूबने वाला बच्चा जमींदार के घर का है? नहीं पता था तो क्या हुआ, सबकी नजरों में आने के लिए किया होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें करना धरना कुछ नहीं होता, पर सबकी नजरों में छाने का बड़ा शौक होता है। रोहित हमारा खून है, उसे डुबाना समंदर के बस की बात नहीं। इस नदी की क्या मजा? उसे बचाने का नाटक सिर्फ उस लड़की ने आप सभी की नजरों में आने के लिए किया, इसलिए मिश्रा परिवार उसका कोई एहसान नहीं मानता। अच्छे काम की तारीफ करने के बजाय सब मिलकर उसकी बुराई कर रहे हो, ये तो सरासर गलत बात है। राघव मिश्रा की बात सुनकर दिव्या का खून खौल गया। वहीं जैसे ही विराट ने यह कहा, वहां बैठे सब लोग चौंके और लोगों में सुगबुगाहट होने लगी। राघव मिश्रा की अनाउंसमेंट के बाद सब उठकर वहां से चले गए, लेकिन भीड़ में जब विराट की नजर दिव्या पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी आंखें लाल थी और आंसू छलक पड़ने को तैयार थे, लेकिन वो बिना एक भी शब्द बोले सबसे पहले वहां से चली गई। मुझे तो लग रहा था कि ये जंगली बिल्ली बनकर सबको घायल कर देगी, लेकिन ये तो भीगी बिल्ली बन गई। फैसला हो चुका है, अब हमें इजाजत दीजिए। आप लोग भी अपना काम धंधा देखिए। राम राम। लेकिन पापा। विराट, घर चल कर बात करते हैं। विराट राघव मिश्रा के साथ घर तो आ गया, पर उसका मन अभी अभी हुए वाक्य से डिस्पराइटेड था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? एक दिन तू मेरी गोद में ही आएगी। तेरे नखरे मैं उतार दूंगा साली। इतना कहकर मोहन ने जमीन पर थूक दिया और तेजी से गांव की ओर चल दिया। इधर दिव्या स्टेशनरी लेकर अपने स्कूल पहुंची, लेकिन पढ़ने नहीं पढ़ाने। दिव्या ने गांव के गरीब बच्चों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक झोपड़ी में टेम्परेरी स्कूल बनाया हुआ था। सब लोग उसके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। ये देख दिव्या खुश हो गई।
अरे वाह, आज तो सब आए हैं। ये अच्छा किया, क्योंकि आज मैं सबके लिए स्टेशनरी लेकर आई हूँ। अब जल्दी जल्दी बताओ किसे पेंसिल चाहिए और किसके पास नोटबुक नहीं। दिव्या की बात सुनते ही बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। तभी उन बच्चों में शामिल मीना खड़ी हो गई और सबको चुप कराने लगी। सब चुप हो जाओ, दीदी सबको सामान देगी। बंदरों की तरह उछल क्यों रही हो? तू हमारी मॉनिटर नहीं है जो डांट रही है। ओ दो फुटे, पहले तो दीदी बोल मुझे, बड़ी हूँ तुझसे और मॉनिटर नहीं हो तो क्या हुआ? तुम सबसे बड़ी तो हो। उनके झगड़े देख दिव्या को मजा आ रहा था। वो मीना के चेहरे को देख रही थी। मीना में उसे अपने जैसे तेवर दिख रहे थे। मीना बार बार बच्चों को चुप होने के लिए कह रही थी। बच्चों की बहस मजेदार थी, लेकिन अब उन्हें चुप कराना जरूरी था। इसीलिए दिव्या खड़ी हो गई और अपनी आवाज को सख्त करते हुए बोली, ठीक है, मैं समझ गई। किसी को कुछ नहीं चाहिए, ना पेंसिल ना नोटबुक। तभी तो किसी ने अभी तक हाथ खड़ा नहीं किया। ऐसा करती हूँ, ये नोटबुक और पेंसिल वापस लौटा देती हूँ। दिव्या की इस बात को सुनते ही झोपड़े में सन्नाटा पसर गया। बच्चे अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए। ये देख दिव्या मन ही मन मुस्कुराने लगी। बच्चे एक एक कर अपना हाथ उठाते रहे और स्टेशनरी लेते रहे। इधर मोहन गांव में पहुंचा तो गांव के नल पर ललिता को देख कुछ सोच वहीं पहुंच गया। थू, अरे इस गर्मी में क्या कर रही हो चाची? घर में आराम से बैठती। अच्छा, और पानी तू देगा मेरे घर का? क्या चाची, तुम भी दिव्या की तरह काट खाने को दौड़ रही हो? तुम तो ऐसी न थी। बकवास मत कर। उस बदतमीज लड़की से मेरी बराबरी क्यों कर रहा है? बात तो सही है, उस जैसी लड़की की बराबरी आपसे कैसे हो सकती है? गांव की इज्जत उछालने पर तुली है वो तो। क्या मतलब? क्या कर दिया उसने? छोड़ो चाची, क्यों दूसरों की चुगली करना? उसकी मर्जी, वो जो करे, हमें क्या लेना? अरे बताना क्या हुआ, मुझे तो बता दे, किसी को नहीं बताऊंगी। मोहन इधर उधर देखने लगा, फिर ललिता के पास ही उकड़ू बैठ गया। अपनी जेब से पान मसाला निकालकर मुंह में भर लिया और चबाने लगा। ललिता उसके बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन मोहन पान मसाला चबाए जा रहा था। ललिता झल्लाकर बोली, बैठ गया मूर्ति बनकर, अब मुंह से बोलेगा कुछ या चबाता ही रहेगा? हम कह रहे थे वो दिव्या वो नाच पीटे, ठीक से बता। पहले थूक मुंह से पान मसाला। बकर बकर चबाए जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा। बताना है तो बता, वरना हम जा रहे हैं घर। थू, अरे बता रहे हैं ना, काहे हमारे 5 रुपए खराब करवा रही हो? अब पूरी बात बता रहे हैं, ध्यान रहे किसी को बताना नहीं। लड़की की बात है, बदनामी क्यों करें हम? अब बताएगा भी, जल्दी बत। कोई बदनामी नहीं होगी, किसी को नहीं बताएंगे हम। दिव्या बाजार में जमींदार के लड़के के साथ थी, बड़े वाले के, वो जो शहर में रहता है, उसके साथ देखा हमने। बहुत लप्पा झप्पा चल रहा था दोनों में। क्या बोल रहा है तू? ये कैसे मिल गई जमींदार के लौंडे से? झूठ तो नहीं बोल रहा तू? अरे कसम खिला लो, झूठ बोलूं तो मिर्ची का धुआं डाल देना हमारी आंख में। हमें क्या मतलब है दूसरी लड़की के बारे में झूठ बोलने की? तभी कहूँ, वहाँ पंचायत में इतना उछल कर पक्ष क्यों ले रहा था जमींदार का लड़का? उस दिव्या का ऐसे पक्ष ले रहा था जैसे कोई रिश्ता हो। समझ तो मैं तभी गई थी मैं, लेकिन अपनी जुबान से कुछ नहीं कह पाई। हमें क्या मतलब किसी की चुगली लगाने का? अरे सही बात है चाची, हमें क्या, लेकिन इसकी हरकतों से हमारी बहन बेटियां भी बिगड़ेंगी। स्कूल खोलकर ऐसे बैठी है जैसे सारी लड़कियों को बिगाड़ने का ठेका लिया हो। सही कह रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चल मैं चलती हूँ, तू भी दिमाग खराब ना कर अपना। इतना कहकर ललिता ने अपना पानी का मटका उठा लिया और सिर पर रखकर घर की ओर चल दी। मोहन उसे जाते देखता रहा, फिर अपने मुंह में पान मसाला डाल कमीनेपन से मुस्कुराने लगा। उधर दिव्या बच्चों को पढ़ाने में इतनी मगन थी कि उसे ख्याल नहीं रहा कि शाम हो गई है। वो पूरी तरह पढ़ाने में मगन थी। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके स्कूल के बाहर कुछ शोर हुआ। दिव्या बाहर आई तो कुछ औरतों को देख चौंक गई। क्या हुआ काकी, आप सब यहाँ इस समय? पढ़ने का मन बना लिया है क्या? अरे ना पगली, घर नहीं पहुँची बेटी तो चिंता हो गई। लेने आए हैं उसे, शाम हो गई है और देख अंधेरा भी होने वाला है। अरे मुझे पता ही नहीं चला, आज बच्चे भी ध्यान से पढ़ रहे थे तो किसी ने भी नहीं देखा कि शाम हो गई है। मुझे तो लगा आप लोग पढ़ने आए हो, मैं तो बहुत खुश हो गई थी। बिटिया को पढ़ने भेज दिया, यही काफी है। अपनी पढ़ाई की सोचेंगे तो हमारा मर्द गर्दन काट देगा हमारी। पता नहीं कब अकल आएगी लोगों को और कब समझेंगे कि औरत को पढ़ाना मतलब पूरे घर को पढ़ाना, पूरे समाज को पढ़ाना। आप चुपचाप आ जाया करो, काका को बताओ ही नहीं। हट पगली, ऐसा नहीं होता। अपने मरे बात नहीं छिपानी चाहिए। अब छोड़ और समय देख, शाम हो गई है, तू भी साथ चल। दिव्या कुछ कहती उससे पहले ही मोहन वहां आ गया और अपनी हथेली पर खैनी रगड़ता हुआ दिव्या की ओर देखकर बोला, इसे क्या डर है? ये तो झांसी की रानी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, यहाँ आना मना है क्या? ये तेरी प्रॉपर्टी है जो रोकेगी हमें? बकवास बंद कर अपनी। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ या औरतें ही आ सकती हैं, ये बात तू जानता है। हम जानते हैं यहाँ कौन आ सकता है कौन नहीं, हमने देखा है अपनी आंखों से। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या देखा है तूने, बता। मुंह मत खुलवा दिव्या, रहने दे, सारे गांव को पता है तेरे कांड। मोहन की बात सुनकर वहां खड़ी औरतें हैरानी से कभी दिव्या और कभी मोहन का चेहरा देख रही थी। मोहन कमीनेपन से खैनी चबाते हुए मुस्कुराने लगा। ये देख दिव्या के तन बदन में आग लग गई। उसने मोहन की गर्दन पकड़ ली और गुर्राई, अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। अब बोलेंगे, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। हम कोई झूठ बोल रहे हैं क्या जो डरे किसी से? बड़ी आई।
दिव्या ने उसकी कॉलर छोड़ दी और गुस्से में दांत पीसते हुए धक्का देकर गिरा दिया। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा और बगल में थूक दिया। ये गधे की तरह पान मसाला चबाना बंद करो और जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? नहीं करेंगे बंद, तुम्हारे बाप गोपाल की कमाई का नहीं खा रहे हैं। बाहर में जाओ, जो करना है करो, लेकिन जो तुम्हारी आंखें मेरे पीछे हमेशा लगी रहती है ना, इनको कंट्रोल में रखो, वरना नोच लूंगी किसी दिन। वाह दिव्या रानी, नैन मटक्का खुद करोगी और मेरी आंखें नोच लोगी। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। जब दिव्या ने सुना तो वो गुस्से से तिल मिला गई। वहाँ आई औरतों ने जब देखा कि मोहन कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है तो उसको डांट कर वहाँ से भगाने लगी। तू तो बड़ा बेशरम है रे मोहन, एक तो गलती करता है, ऊपर से यहाँ खड़े होकर बहस लड़ा रहा है। अरे तुम लोग भी इसकी बातों में आ रही हो। अरे जब इसकी सच्चाई पता चलेगी तो चौंक जाओगी तुम लोग भी। खबरदार, एक शब्द भी बोला तो एक ही घूसे में धूल चटा दूंगी। बड़ा आया हरिश्चंद्र की औलाद। और हाँ, दिव्या कैसी है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और तू कैसा है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। खुद तो काम धाम कुछ करना नहीं है, बेचारे बूढ़े बाप की कमाई उड़ाते हुए शर्म भी नहीं आती। फू, अरे काकी, मैंने खुद अपनी आंखों से इसको जमींदार के शहरी लौंडे के साथ चोट से चोट लड़ाते हुए देखा है, और तुम लोगों के सामने यहाँ पर ये बड़ी धर्मात्मा बन रही है। जब मोहन ने यह बोला तो दिव्या को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने आगे बढ़कर तड़ातड़ 3-4 झापड़ मोहन के दोनों गालों पर रसीद कर दिए। अब तो रुक जा, आज मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर तो अपने घर भी नहीं जा पाएगा। जब मोहन ने देखा कि दिव्या बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसने वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी और झोपड़े के दरवाजे की तरफ जाने लगा। जाओ जाओ, मैं औरत जात पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो एक हाथ में ठिकाने लगा देता। ये सुनकर दिव्या उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन वहाँ खड़ी औरतों ने उसको रोक लिया। जाने दो नाच पीटे को, कुछ काम धंधा है नहीं, आवारा सांड की तरह यहाँ से वहाँ डोलता फिरता है बस। और नहीं तो क्या, पान मसाला खाकर पूरे दिन सांड की तरह जुगाली भी करते फिरता है, निकम्मा कहीं का। दिव्या को उनकी बात समझ में आ गई और वो शांत हो गई। चला गया ना मुराद। चलो बेटा, अब तुम भी चलो। काकी, आज मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था तो मुझे अभी उनकी कॉपी चेक करना है, मुझे अभी आधा घंटा लगेगा। अच्छा ठीक है बेटा, हम चलते हैं, तुम भी जल्दी आ जाना, कमला जी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। हाँ काकी, बस थोड़ी देर और। सब औरतें बाहर चली गईं और दिव्या बैठकर कॉपी चेक करने लगी। अभी उसने मुश्किल से 3 या 4 कॉपी ही चेक की थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने नजर उठाकर देखा तो चौंक गई, सामने विराट खड़ा था। अरे तुम इतने समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आई कम इन मैम, या सब कुछ यहीं खड़े खड़े पूछ लोगी? अंदर? हाँ आ जाओ, मगर क्यों? जैसे ही विराट अंदर आया उसके पीछे पीछे बिरजू एक बड़ा सा कार्टून लेकर आया और झोपड़े के बीच में रख दिया। इसमें क्या है? इसमें सॉरी है। सॉरी मतलब? तभी दिव्या ने देखा कि बिरजू ने पंजों के बल बैठकर उस कार्टून को खोला और बाहर चला गया। उस कार्टून में ढेर सारा स्टेशनरी का सामान भरा हुआ था। ये देखकर दिव्या झुंझला गई। अरे ये सब क्या है विराट? तुम्हें दिख नहीं रहा, ये स्टेशनरी का सामान है। हाँ दिख रहा है, मगर मेरे स्कूल के बच्चों को अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है, उनके पास सफिशिएंट सामान है। तभी विराट ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर टेबल पर रखा और झोंपड़े को देखने लगा। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वहाँ तुम गांव के फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। तो सब गांव वालों का भी फर्ज बनता है कि इस नेक काम में मदद करें। क्या है इसमें? इस लिफाफे में 5 ब्लैंक चेक है। तुम इसमें जरूरत के हिसाब से पैसे भरकर इस झोपड़े की जगह एक अच्छा स्कूल बना लो। नहीं विराट, मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। लिफाफा पकड़ाते समय दिव्या का हाथ विराट के हाथ से छू गया, जिससे दिव्या के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई और उसने देखा कि इससे विराट भी झेप गया। वो बात कवर करने लगा। मैं एक अच्छे काम में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अभी नहीं, अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और हाँ, अभी तुम अपनी स्टेशनरी भी वापस ले जाओ। स्टेशनरी तो रहने दो दोस्त। दोस्त? क्यों, क्या हम दोस्त नहीं है? अभी तक तो नहीं। तो अब बन जाओ प्लीज। विराट की बात अनसुनी करके दिव्या ने पर्स उठा लिया। मुझे घर जाना है। ये सुनकर विराट बिना कुछ कहे बाहर चला गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। दिव्या अपना सामान समेट रही थी, तभी बिरजू आया और वो कार्टून उठाकर बाहर चला गया। उधर जब मोहन के दोस्तों को उसकी पिटाई के बारे में पता चला तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। आज भाभी ने मोहन को पहली बार छुआ है, तो आज सबको दारू मोहन की तरफ से। ये सुनकर सब हंसने लगे। अरे यार, दिमाग खराब मत कर, पहले ही उस 2 टके की लड़की ने दिमाग खराब किया हुआ है। हमें चुप कराकर तेरी इज्जत बढ़ जाएगी क्या? पिटकर आ गया वहाँ, नाम खराब कर दिया तूने मर्दों का। शेरा की बात सुन मोहन ने शराब की बोतल जमीन पर पटक दी और लड़खड़ाते हुए शेरा की गर्दन पकड़ ली। साले, तू बहुत बोल रहा है, तुझे बताता हूँ मैं। मोहन और शेरा आपस में लड़ने लगे। उसके दोस्त दोनों को छुड़ा रहे, लेकिन मोहन तो जैसे शेरा को मारने पर ही उतारू था। तू मेरा दोस्त नहीं, जा चला जा, दोस्ती खत्म। खत्म तो खत्म, लड़की के लिए 200 लड़ता है साला, लेकिन तेरे हाथ नहीं आएगी, वो जाएगी उड़े फुर्र। और तू अपने भाई को छोड़ देगा? ठीक है, देख ली तेरी दोस्ती, ठीक देख ली। मोहन लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। इन सबसे दूर दिव्या अपनी माँ की गोद में सिर रखे आराम से लेटी हुई थी। कमला आज के झगड़े की वजह से टेंशन में थी। देख दिव्या, तू लड़की है और तुझे समझना चाहिए। तुझे मोहन जैसे लफंगे के मुंह नहीं लगना चाहिए था। लड़की हुई तो क्या हुआ माँ? लड़की कमजोर नहीं होती माँ, उसे जवाब देना आना चाहिए। मोहन क्या, कोई भी नवाब भी मुझसे बदतमीजी करेगा तो ऐसे ही पिटेगा। तू समझती नहीं, तभी तो मुझे सबसे सुनना पड़ता है। तू मेरी नाक कटा कर मानेगी। वो आपकी बेटी के लिए बकवास कर रहा था, झूठ फैला रहा था।
और तू चाहती है कि मैं छुई मुई बनकर रोते हुए आ जाती। अभी तो और पिटेगा वो साला उल्लू का पट्टा। हाय राम, गाली भी सीख ली। हे भगवान, कैसे इस चुड़ैल को समझाऊं, कुछ भी नहीं सुनती मेरी। जब जानती हो मैं चुड़ैल हूँ फिर क्यों परेशान हो? अब जा कुछ खाने के लिए दे माँ, भूख लगी है, फिर पढ़ना है मुझे। कमला उसे धकेल कर खड़ी हो गई और बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। दिव्या हंसते हुए अपनी किताबें खोलकर बैठ गई और पढ़ने लगी। लेकिन तभी उसके सामने विराट का चेहरा घूमने लगा। उसका ख्याल आते ही दिव्या ने बुरा सा मुंह बनाया और बुदबुदाई। बड़ा आया मुझसे दोस्ती करने वाला, भगवान ने अच्छी शक्ल दे दी तो सोच रहा है दिव्या से दोस्ती कर लेगा। दिव्या फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिमाग में बार बार विराट का ख्याल आ रहा था, जिससे वो डिस्टर्ब हो रही थी। ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है? जब से आया है राहु बनकर मेरी कुंडली में बैठ गया है, निकल क्यों नहीं रहा दिमाग से? दिव्या अपने आप से बातें कर बड़बड़ाई जा रही थी। उसे पता नहीं था कि कमला हाथ में खाने की प्लेट लिए उसके करीब खड़ी है। उसे बड़बड़ाते देख कमला ने टोका। कौन परेशान कर रहा है तुझे? किसे राहु बोल रही थी तू लड़की? कौन परेशान कर रहा है? कोई नहीं कर रहा परेशान, मैं तो अपने चैप्टर की बात कर रही हूँ। देखो ना, मुझे बहुत परेशान कर रहा है ये चैप्टर। माँ को समझ नहीं आ रहा। ये पढ़ाई तू ही जान, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। चल उठ, खाना खा पहले, फिर सब समझ आ जाएगा। तभी कहती हूँ आगे पढ़ ले माँ, लेकिन तू सुनती नहीं। चल तू ही बन जा कलेक्टर, मुझे छोड़ दे, मैं तेरी माँ बन के ही खुश हूँ। दिव्या अपनी माँ कमला के साथ नोकझोंक में बिजी हो गई, लेकिन अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदलता विराट दिव्या की झलक देखने के लिए बेचैन था। ओह दिव्या, तुम मुझे हर दिन और अच्छी लगने लगी हो। लाइफ में तुम जैसी लड़की देखी ही नहीं। एक बार यार मेरी बात तो सुन लेती। जब भी मिलती हो गुस्सा नाक पर लिए मिलती हो। इतना नहीं सोचती कि इस हैंडसम बंदे से प्यार से पेश आऊं। विराट की आंखों में नींद नहीं थी, तभी किसी ने उसके रूम के दरवाजे को खटखटाया। विराट ने एक बार घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज चुके थे। वो आलस करता हुआ उठा और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रितिका को देख चौंक गया। रितिका, तू कब टपकी? मतलब इस बार की छुट्टियां भी बर्बाद होने वाली है मेरी। क्या भाई, मैं टपकी नहीं हूँ, आई हूँ। आप नहीं सुनोगे, ताऊजी से आपकी शिकायत करती हूँ अभी जाकर। सोचा था सरप्राइज दूंगी, लेकिन आप तो मुझे देखकर परेशान हो गए। तुझे देखकर कौन परेशान नहीं होगा छिपकली। अब तू आ ही गई है तो कर लेंगे एडजस्ट। नहीं बात करनी मुझे आपसे, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। आज से आपको नहीं जानती मैं। रितिका के गुस्से भरे चेहरे को देख विराट हंसने लगा और फिर रितिका को गले लगा, उसके माथे को चूम लिया। रितिका भी विराट के गले से लग गई। बहुत याद आई आपकी भाई। जैसे ही पता चला कि आप गांव आ गए, मैंने पापा को साफ कहा मुझे गांव जाना है, लेकिन इतना कहने के बाद भी 3 दिन बाद लेकर आए मुझे यहाँ। चाचू से झगड़ा होगा मेरा सुबह। इस सुनसान घर में हंसने के लिए कोई तो आया, वरना तेरे ताऊ मिस्टर राघव दास मिश्रा की मूंछों की अकड़ को देखकर हंसी छू मंतर हो जाती है। रितिका विराट की कजिन जो उसके पापा के छोटे भाई की बेटी थी। रितिका और विराट की जमती बहुत थी। रितिका विराट के पास से चली गई। विराट फिर से दिव्या के ख्यालों में खो गया, लेकिन विराट ये नहीं जानता था कि फूलपुर जैसे छोटे गांव में लड़कियों के साथ बात करना मतलब बदनामी, और बदनामी दिव्या के सिर पर चिपकाने के लिए मोहन प्लानिंग कर रहा था। तू बहुत उड़ रही है साली। तेरे पंख ऐसे कुतरूंगा कि उड़ना तो छोड़, चलना भी भूल जाएगी। साली मुझे जलील करेगी। मुझे बहुत उछल रही है तू अपने उस छोपड़े को लेकर। बहुत बड़ी मास्टरनी बन रही है। देखता हूँ तेरी मास्टरी। मोहन ने आखिरी घूंट भरा और लड़खड़ाते हुए शेरा के घर की ओर चल पड़ा। गली के कुत्ते उस पर भौंक रहे थे, लेकिन वो इससे बेखबर बड़बड़ाते हुए चले जा रहा था। दोस्त दोस्त ना रहा। साला उस लड़की के लिए मुझसे नाराज होकर चला गया। मोहन जब शेरा के घर पहुंचा तो वो आंगन में पड़ी खटिया पर लेटा हुआ था। मोहन उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। शेरा, ओ शेरा, तू भाई है ना मेरा? बता, तू भाई है ना मेरा? मोहन दरवाजे को धकेल अंदर आ गया। शेरा उसे देखते ही नाराज होकर बैठ गया और अपना मुंह घुमा लिया। मोहन उसकी खाट के पास जमीन पर बैठ गया और झांककर शेरा को देखने लगा। गुस्सा है तू? हट, नई बहू की तरह नखरे मत कर। देख, मेरा भाई है ना तू, मुझसे नाराज क्यों है तू? हट यार, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू जा यहाँ से, मैं नहीं बनता तेरा भाई। ऐसा मत कर यार, अपने दोस्त को अकेला छोड़ेगा और वो लड़की हम गांव के लड़कों को छोड़ उस अंग्रेज की औलाद के साथ मजे करेगी। तुझे सही लग रही है ये बात? ऐसा कैसे हो सकता है? हाथ से ऐसे तो नहीं जाने देंगे। इस गांव की लड़की तो ब्याह करके ससुराल जाती है, और जिसे उड़ने का शौक है वो हमारी गोद में आती है। तू बस देखते जा क्या करता हूँ उस हीरोइन के साथ। क्या करेगा मुझे भी बताना। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। उसको भी तो पता चले उसने किससे पंगा लिया है। इतना बोलकर शेरा उठा और एक कुल्हाड़ी उठाई और कहीं चला गया। शेरा दारू के नशे में था, लेकिन वो लड़खड़ा नहीं रहा था। मोहन भी उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही देर में गुंडों की पूरी गैंग दिव्या के स्कूल के सामने खड़ी थी। इधर विराट के स्कूल आने की बात पता नहीं कैसे उड़ते उड़ते दिव्या की माँ के पास भी पहुंच गई। कमला को दिव्या के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी वो परेशान हो गई। माना कि मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन दुनिया वालों का मुंह बंद करने के लिए मुझे दिव्या से बात करनी ही होगी। और कुछ सोचकर कमला एक कटोरी में तेल गुनगुना करके दिव्या के पास पहुंची। देबू, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं। माँ, हाँ, क्या हुआ माँ? कुछ पूछना है मुझसे? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कुछ कहना या समझना है दुनियादारी के बारे में? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमेशा मुझे ही तेल की कटोरी लेकर तेरे आगे पीछे मंडराना पड़ता है। माँ तेल लगा दे, माँ तेल लगा दे। और आज तो सामने से आकर मुझे तेल लगा रही है। कुछ तो बात है आज। कमला ने दिव्या की बात का कुछ जवाब नहीं दिया और उसके बालों में मसाज करने लगी, लेकिन दिव्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखने लगी। पता ना माँ क्या हुआ? अच्छा तू ये बता कि वो जमींदार का बड़ा लड़का क्यों आया था तेरे स्कूल में? ओह,
तो ये बात है, इसलिए मेरी माँ परेशान है। जो पूछा उसका जवाब दे मुझे। माँ वो माफी मांगने आया था और इसलिए स्कूल के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान और पैसे देने आया था, लेकिन मैंने नहीं लिया, साफ मना कर दिया। देख दिव्या, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन जब कोई तेरे बारे में उटपटांग बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर मेरे सीने में भी तो माँ का दिल है। किसने बोला बता मेरे को? मैं अब भी जाकर उसकी ऐसी की तैसी करती हूँ। क्यों बताऊं मैं तुझे? मैं नहीं चाहती कि तू जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा करे। अच्छा, तो तू क्या चाहती है कि ये लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले और मैं सुनती रहूं? देख दिव्या, माना कि हम अमीर नहीं हैं, पर इस गांव में तेरे पापा की बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोले। माँ, ये दुनिया ऐसे ही है, कोई चाहे कुछ भी करे, कैसे भी रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलेगी ही। तो क्या दुनिया के डर से हम जीना छोड़ दे? और रहना तो हमें ऐसी दुनिया में है ना, तो तू भी इसी के हिसाब से रहने की कोशिश कर। क्यों अलग रास्ता बनाने पर तुली हुई है? अपनी बात कहकर कमला अंदर चली गई। दिव्या को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो भी जाकर सो गई। अगले दिन किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने से दिव्या की नींद खुली। वो अलसाई से दरवाजा खोलने गई। ओह, माँ को भी अभी नहाने जाना था, इतने सवेरे सवेरे कौन होगा? जब दिव्या ने दरवाजा खोला तो देखा कि मोहिनी चाची खड़ी थी। अरे चाची, इतने सवेरे सवेरे क्या हुआ? आज घर में कोई काम नहीं है या फिर चाचा से लड़ाई करके आ गई हो? मोहिनी ने दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे किनारे करके अंदर घुसी चली आई। जीजी, जीजी, ओ जीजी, कहाँ हो? क्या हुआ मोहिनी, क्यों घबराई हुई लग रही हो? घबराने वाली बात ही है जीजी, कितना समझाया आपको कि बिटिया को जरूरत से ज्यादा झूठ ना दो, अब देख लिया उसका नतीजा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता हुआ क्या है? हाय दैया, पूरे गांव में बवाल कटा हुआ है और एक आप हैं। बवाल कटा है? क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू ऐसा कर कि शुरू से लेकर आखिरी तक मुझे पूरी बात बता कि आखिर हुआ क्या है। अरे हमारी दिव्या जिस झोपड़े में बच्चों को पढ़ाती थी ना, उसका नाम और निशान मिटा दिया गुंडों ने। अभी तक दिव्या लेटी हुई थी क्योंकि उसको पता था कि मोहिनी चाची को यहाँ की बात वहाँ करने में और मसालेदार गॉसिप करने में बहुत मजा आता था। लेकिन जब उसने अपने स्कूल के बारे में सुना तो एक झटके में उठकर बैठ गई। क्या क्या कहा चाची अभी तुमने माँ से? अब वही कहा बेटा जो सच है। मेरी बात तो तुम मानोगे नहीं, खुद ही जाकर देख लो अपनी मनमानी का नतीजा। मुझे तो तेरे माँ बाप की चिंता हो रही है। दिव्या ने जैसे ही मोहिनी की बात सुनी वो अपने स्कूल के लिए दौड़ गई। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और वो लोगों को हटाते हुए अपने झोंपड़े के पास पहुंची तो देखा कि वो पूरी तरह से टूट फूट गया है। ये कैसे हो गया? रात तक तो सब ठीक था। वो झोपड़े के मलबे में घुटनों के बल बैठ गई। तभी उसे कुछ दिखा। ये क्या है? इस ड्राइंग शीट को इस तरह फोल्ड करके पत्थर से क्यों दबाया गया है? लगता है किसी ने जानबूझकर छोड़ा है। दिव्या आगे बढ़ी और उसने पत्थर हटाकर जब ड्राइंग शीट को खोला तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से कांपते हुए उसे पढ़ने लगी। प्यारी दिव्या रानी, देख लिया तुमने हमसे पंगा लेने का नतीजा। ये तो ट्रेलर है, अगर अभी भी तुमने अपने रंग नहीं बदले तो असली तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो हमसे माफी मांगकर बात को आगे बढ़ने से रोक सकती हो। तुम्हारा शुभचिंतक। ये किसका काम हो सकता है? कहीं उस समय दिव्या बहुत परेशान थी लेकिन आसपास खड़ी हुई जनता अपना काम कर रही थी। वहां खड़े लोगों में जिसके जो मुंह में आ रहा था बोल रहे थे। ज्यादा होशियारी करने का यही नतीजा होता है। मैंने तो पहले ही बोला था, जब कोई पंछी औकात से ज्यादा ऊंचा उड़ने लगता है तो उसके पंख कुदरत अपने आप कतर देती है। बिल्कुल सही कहा भाई तुमने। जो पतंग जितनी ऊंची उड़ती है कुछ ही देर में जमीन पे पड़ी दिखाई देती है। लेकिन उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सब देखकर वाकई में बहुत बुरा महसूस हो रहा था और वो दिव्या के लिए अपने दिल में दर्द महसूस कर रहे थे। ये अच्छा काम कर रही थी, बिना रुपया पैसा लिए बिना लालच के गांव की लड़कियों और औरतों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया था। लेकिन पता नहीं कौन कमीना है जिसे ये देखा नहीं जा रहा था। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जिसने भी किया बहुत बुरा किया है, लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुपी तो नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा भाई, पता तो चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है इन सबके पीछे? कोई भी हो सकता है। अच्छा काम करने वालों के दुश्मन बिना बात पैदा हो जाते हैं। हो सकता है सबके सामने साथ दें और पता नहीं कब पीछे से धोखा कर दें। वहाँ खड़े लोग अपने अपने विचार बता रहे थे और दिव्या उस झोपड़े के मलबे में कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो पता लगा सके कि ये किसकी हरकत है। कहते हैं कि शातिर से भी शातिर क्रिमिनल कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, लेकिन अभी तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद बाद में कुछ दिखे। फिर वो थोड़ा सा मलबा हटाकर देखती है, उसे टूटी फूटी हालत में ग्लोब मिलता है। उसे देखकर कुछ और भी लोग जाकर उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन जो भी सामान मिला वो सब तहस नहस हो चुका था। अब मुझसे यहाँ की हालत देखी नहीं जा रही। अरे भैया, कुछ भी सही सलामत नहीं बचा है। हम बेकार में परेशान हो रहे हैं। लगता है अब हमें अपने घर चलना चाहिए। और ये कहकर दिव्या अपने घर आ गई। वो बहुत दुखी थी लेकिन उसने अब तक अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंची उसके सब्र का बांध टूट गया और बिस्तर पर गिर के फूट फूट कर रोने लगी। जब कमला देवी ने उसे इस तरह परेशान होते देखा और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वो उनसे कसकर लिपट गई और रोने लगी। माँ, किसी ने ऐसा क्यों किया होगा? उसे स्कूल तोड़कर क्या मिला होगा? जानती हो दीबू, पहले जमाने में जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ जैसे अच्छे काम किया करते थे ना, तो राक्षस बीच बीच में आकर ऐसे ही उनके भी काम बिगाड़ दिया करते थे। फिर माँ, क्या ऋषि मुनि यज्ञ करना छोड़ देते थे? हाँ, जो कमजोर होते थे वो छोड़ देते थे और जिनका इरादा औलाद की तरह मजबूत होता था वो कोई और रास्ता निकाल लेते थे।
माँ, मेरा इरादा भी मजबूत है और मैं भी ऐसी छोटी मोटी मुश्किलों से डरने वाली नहीं हूँ। ये हुई ना दिव्या वाली बात। अब जाओ, नहा धो कर आओ, कुछ खा पी लो, उसके बाद सोचना कि तुम्हें आगे क्या करना है। इधर अपनी माँ की बात सुनकर दिव्या को कुछ राहत मिली और वो नहाने चली गई। उधर विराट लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तभी बिरजू ने आकर उसे टोका। विराट भैया, आपने सुना कुछ? नहीं तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो लड़की थी ना दिव्या। दिव्या का नाम सुनकर विराट ने लैपटॉप बंद कर दिया और बिरजू की तरफ देखने लगा। हाँ तो क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका स्कूल किसी ने पूरी तरह तोड़ दिया है। क्या कहा तुमने? स्कूल तोड़ दिया है? हाँ भैया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। ये सुनकर विराट परेशान हो गया। स्कूल तोड़ दिया है? तुमने सुना है या खुद देखा है वहां जाकर? हो सकता है कि हाँ भैया, मैंने खुद देखा है। अब उस झोपड़े की जगह बस मलबे का ढेर है। किसने किया होगा ये सब? विराट और बिरजू जब ये बातें कर रहे थे तभी वहां किसी काम से राघव मिश्रा का गुजरना हुआ। उन दोनों की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पता नहीं किसने किया, लेकिन जिसने भी किया बहुत अच्छा काम है। कुछ ज्यादा ही पर निकल आए थे उसके। अब ठीक है, मरम्मत हो गई, इसी लायक थी। ये क्या कह रहे हो पापा आप? किसी का नुकसान हुआ है और आप है कि लड़की जात को अपनी औकात में रहना चाहिए। अपने गांव को बड़ा इंग्लैंड बनाने चली थी। अब ठीक है, अपनी औकात का पता चल गया होगा विक्टोरिया को। अपनी बात को कहकर राघव मिश्रा वहां से आगे बढ़ गए। बिरजू भी वहां से चला गया, लेकिन राघव मिश्रा की बात सुनकर विराट को बहुत गुस्सा आया। अजीब हालत है लोगों की। खुद तो कोई अच्छा काम करेंगे नहीं और जो कोई और करेगा तो उसकी टांग खींचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या से दुश्मनी निकालने के चक्कर में पापा ने ही? राघव की बात सुनकर विराट को ऐसा लगा कि जैसे दिव्या के स्कूल पर उन्होंने ही हमला करवाया। ये सोचकर विराट को बिना किसी गलती के रिग्रेट फील हो रहा था। सॉरी दिव्या, कैसे भी हो आई विल गेट यू जस्टिस, चाहे उसके लिए मुझे अपने परिवार और पिता के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। और हाँ, तुम्हारा स्कूल भी वही बनेगा और पहले से बेहतर बनेगा। अपने आप से यह वादा करते ही विराट के चेहरे पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ गई और वो कुछ सोचने लगा। पापा ऐसा करेंगे, लेकिन उन्हें दिव्या से प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों इस लड़की से इतनी नफरत करते हैं? विराट परेशान होकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसे अपने पापा की बात से उन पर शक होने लगा। हो ना हो ये पापा ने ही करवाया है, लेकिन क्यों? उन्हीं से पूछता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। विराट अपना लैपटॉप बंद कर राघव मिश्रा के रूम की ओर बढ़ गया। रूम के अंदर कदम रखने से पहले राघव मिश्रा की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो रितिका को कुछ समझा रहा था। क्यों फिक्र करती है बेटा? अगर तुम्हारा बाप नहीं मानेगा तो तुम्हारा ताऊ जिंदा है ना। तुम पढ़ने विदेश जरूर जाओगी। बेटियों को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। तेरा बाप तो पागल है, भले ही शहर में बस गया, लेकिन रहा फूलपुर का ही। राघव मिश्रा की बात सुन विराट चिढ़ते हुए अंदर आया, लेकिन रितिका को देख अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। रितिका विराट को देखकर खुश हो गई। भाई, ताऊजी तो मान गए। अब बस डैड मान जाए तो मैं अमेरिका चली जाऊंगी आगे की पढ़ाई के लिए। पापा कैसे मान गए? इन्हें तो लड़कियों की पढ़ाई से नफरत है, बिल्कुल पसंद नहीं करते कोई लड़की आगे बढ़े। इन पर ट्रस्ट मत करना, पता चला चाचा जी को और भड़का दिया। क्या उलझुल बातें कर रहे हो विराट? हमें लड़कियों की पढ़ाई से नफरत क्यों होगी भला? लेकिन पापा अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप बोल रहे थे लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। दिव्या के स्कूल टूटने की खबर को सुन हंस रहे थे। जुबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी। उस 2 कौड़ी की लड़की की तुलना तुम अपनी बहन से कर रहे हो। तुलना नहीं कर रहा हूँ पापा, सच दिखा रहा हूँ। अभी आप एक लड़की के पर कुतरने की बात कर रहे थे और अभी आप बेटियों की पढ़ाई की वकालत कर रहे हैं। आप इतनी जल्दी अपनी ही बात से कैसे पलट सकते हैं? बहुत हो गया विराट, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बाप से सवाल चलाने लगे। जुबान नहीं चला रहा पापा, बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने दिव्या के उस टेम्परेरी स्कूल को क्यों तुड़वा दिया? बच्चियों को पढ़ाना ही तो चाहती है ना वो। क्या गलत कर रही है वो लड़की? ये क्या बकवास कर रहा है विराट? तू सोच रहा है कि हमने उस लड़की का स्कूल बर्बाद कराया। अरे बेवकूफ, भले ही हमें वो लड़की पसंद नहीं, लेकिन ऐसी कायरो वाली हरकत हम नहीं करेंगे। उस लड़की के 1000 दुश्मन है, कर दिया होगा किसी ने ऐसा काम। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? पता लगाइए कौन हो सकता है ऐसे घटिया आदमी। तुम्हारा दिमाग खराब है। इन फालतू कामों के लिए हमारे पास समय नहीं। विराट कुछ कहता उससे पहले रितिका बीच में बोल पड़ी। कौन है ये लड़की जिसके लिए भाई इतने परेशान है कि मेरी खुशी में शामिल होने की जगह आपसे झगड़ा कर रहे हैं? है एक लड़की। तुम क्यों इन सब में अपना दिमाग खराब कर रही हो? तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम्हारा भाई तो शहर में अंग्रेजी पढ़ के ज्यादा अंग्रेज हो गया है। राघव ने चिढ़कर विराट की ओर देखा। विराट अब भी राघव की बात से सेटिस्फाइड नहीं था। वो वहां से चला गया, लेकिन उसके पीछे रितिका भी आ गई और विराट से बोली, मुझे बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम है? कौन है ये दिव्या और उसके स्कूल का क्या सीन है? दिव्या स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है और सबसे बड़ी बात खुद पढ़ रही है, लेकिन गांव की औरतों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए काम कर रही है। यूं समझ लो सोशल वर्कर से लेकर टीचर है दिव्या। माय गॉड, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये तो नहीं हो सकता भाई, ये कैसे हो गया? अब तुझे क्या हो गया अचानक? ड्रामा क्यों कर रही है? नो नो, कोई ड्रामा नहीं। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि मेरे खड़ूस अकड़ू भाई को प्यार हो गया, और वो भी दिव्या से। क्या कुछ भी बकवास बोल रही है? मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। तो झगड़ालू लड़की से तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले दिव्या की इतनी लंबी लंबी तारीफ कर रहे थे, उसका क्या? दिव्या ये दिव्या वो, उसका क्या? अरे पागल, वो तो उसके काम को देखकर इंप्रेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या क्या सोच लेती है। लगता है रोमांटिक फिल्में ज्यादा देख रही हो तुम। क्या भाई, थोड़ा तो लॉयल हो जाओ। आपके फेस पर साफ दिख रहा है दिल में क्या चल रहा है। मुझसे तो मत छुपाओ। विराट उसकी बात सुनकर हंसने लगा। वो अपना लैपटॉप खोलकर फिर से काम में लग गया, लेकिन रितिका अभी भी उसके रूम में ही थी। वो विराट की टेबल से टेक लगाकर खड़ी हो गई और विराट को शरारत से देखने लगी। विराट उसकी हरकत देखकर इरिटेट हो गया। अब क्या हुआ? बता दिया ना, कोई चक्कर नहीं है मेरा। अब काम करने देगी मुझे? पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई। आप नहीं करते प्यार तो हम कर ही कह सकते हैं। वैसे भी आप जैसे खड़ूस को कौन लड़की घास डालेगी? अच्छा, कोई लड़की मुझे घास नहीं डालेगी। रुक, तुझे बताता हूँ मैं, रुक। विराट ने रितिका की चोटी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन रितिका हंसते हुए वहां से भाग गई। विराट उसकी शरारत से मुस्कुरा उठा और फिर से अपना काम करने लगा।
इधर दिव्या अपनी मेहनत और लड़कियों के सपने को खाक में मिलता देख उदास थी। घर के आंगन में खाट पर आधी लेटी दिव्या का मन बहुत परेशान था। किसी की क्या दुश्मनी थी उस विद्या के मंदिर से? क्यों तोड़ दिया? लड़कियों को पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते लोग? क्यों ये सोसाइटी अभी तक इतनी पिछड़ी हुई है? दिव्या अपने आप से सवाल कर रही थी कि तभी गांव का एक बच्चा उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके सिर के पास जाकर खड़ा हो गया। दिव्या उसे देखकर चौंक गई। क्या बात है मोनू, कुछ चाहिए? एक बात बताओ दीदी। बता, कुछ हुआ है क्या गाँव में? नहीं, मुझे पता है आपका स्कूल किसने तोड़ा है, लेकिन पहले प्रॉमिस करो आइसक्रीम खिलाओगे तब बताऊंगा। उसकी बात सुनते ही दिव्या एकदम चौंक गई और तुरंत उठकर बैठ गई। जल्दी बता, किसने तोड़ा स्कूल? मैं तुझे एक नहीं 2 आइसक्रीम दिलाऊंगी, बस तू नाम बता दे उसका। मोनू 2 आइसक्रीम सुनते ही खुश हो गया और चहकते हुए बोला, मैं वो जो लंबा सा है ना, वो जो गांव की दूसरी ओर रहता है। उसका नाम तो बता, लंबे सभी हैं कुलपुर में, तू मुझे नाम बता। अरे दीदी, आप जानते तो हो उसे, नाम क्या है उसका? क्या नाम है? इससे पहले कि मोनू कुछ कहता, उसकी माँ दंदनाती हुई अंदर आई और बिना कुछ कहे मोनू को चप्पल से पीटने लगी। अपनी माँ की मार से बचने के लिए मोनू दिव्या के पीछे छुपने लगा, लेकिन जब उसकी माँ ने भी दिव्या के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो वह हंसते हुए खटिया के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा और उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी। अरे भाभी, क्या हुआ? पहले बताओ तो कुछ, क्यों मार रही हो मोनू को? मोनू की माँ दोहरे बदन की मालकिन थी। मोनू के पीछे भाग भाग कर थक गई और धम से दिव्या की खटिया पर बैठ गई। क्या बताऊं, ये नाशपीटा पूरे दिन आवारा बच्चों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। पढ़ाई लिखाई का तो जैसे कोई होश ही नहीं रहता। मुझे तो लगता है ये बड़ा होके बकरियां ही चराते घूमेगा। भाभी, वो बच्चा है अभी, और सभी बच्चों को घूमना फिरना अच्छा लगता है। अरे घूमने फिरने को किसने मना किया है? लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। जब से बिस्तर छोड़ा है तभी से गायब है। जब मोनू ने देखा कि उसकी माँ दिव्या के साथ बातों में बिजी हो गई है, तो वो भी मौका देखकर वहां से चुपचाप भाग गया। हाँ, लो, मैं तो तुमसे ही बात करती रह गई और ये गधा फिर से गायब हो गया। अब फिर से ढूंढना पड़ेगा। ये बोलकर मोनू की माँ वहां से चली गई, लेकिन मोनू ने दिव्या के दिल में हलचल मचा दी। वो उठी और फिर से स्कूल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मोनू के घर के सामने ही मोहन उससे टकरा गया और दुखी होने का ड्रामा करते हुए स्कूल टूटने पर अफसोस जताने लगा। स्कूल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ये सुनकर दिव्या को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इस समय वो किसी से भी उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। तब मोहन भी उसके साथ साथ चलने लगा। वैसे अगर तुम कहो तो हम कल तक स्कूल तोड़ने वाले को लाकर तुम्हारे पैरों में पटक देंगे। बस एक बार हम पर भरोसा करके तो देखो। ओ हेलो, अभी दिव्या के इतने खराब दिन नहीं आए कि उसे तुम जैसों पर भरोसा करना पड़े। इतना घमंड अच्छा नहीं होता दिव्या रानी। आज तुम्हारा स्कूल धरती में मिला है, हो सकता है कल के दिन घर भी धरती में मिल जाए। तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू जा और जाकर अपना काम कर, मैं अपना देख लूंगी। ये सुनकर मोहन पैर पटकते हुए वहां से चला गया और दिव्या अपने स्कूल पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कुछ मजदूर झोपड़े का मलबा समेट रहे हैं। तुम लोग यहाँ किसके कहने पर काम कर रहे हो? वो जमींदार का बेटा है ना विराट भैया, वही कहे कि इस मलबा को समेटने के लिए। विराट का नाम सुनकर दिव्या को अजीब सा सुकून मिला, लेकिन वो जल्द ही सहज हो गई। नहीं भैया, अभी हमें यहाँ काम नहीं करवाना है। जब करवाना होगा तब हम तुम लोगों को बुला लेंगे। अभी तुम जाओ। बस हो गया है दीदी, थोड़ा सा ही बचा है, अभी खत्म हो जाएगा। अरे वो क्या है ना भैया, अब हम जल्दी ही पक्के स्कूल का काम लगवाने वाले हैं, तो भर्ती के लिए इस मलबे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मना कर रहे हैं। दीदी, अगर हम ये काम छोड़ दिए तो फिर हमको मजदूरी का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सच कहा तूने विराट भी, आखिर है तो जमींदार का ही खून। मजदूरों की बात सुनकर दिव्या को उन पर दया आ गई और वो वहीं एक तरफ बैठकर काम देखने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब तक स्कूल तैयार नहीं हो जाता तब तक क्यों ना मैं अपने घर के आगे वाले बरामदे में बच्चों को पढ़ाने लगूं। हाँ, ये सही आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ स्टेशनरी का सामान लेकर घर चली जाती हूँ और शाम को घर पर ही बच्चों को पढ़ाऊंगी। वो दुकान पर सामान खरीद रही थी, तभी उसे मोनू वहाँ घूमता हुआ दिखा और उसने मोनू को आवाज लगी। ए मोनू, इधर आ। अरे दीदी, आप यहाँ बाजार में क्या लेने आई हो? कुछ नहीं, मैं तो आइसक्रीम खाने आई हूँ। तू भी खाएगा? आइसक्रीम का नाम सुनकर मोनू की आंखों में चमक आ गई। हाँ दीदी, मैं भी खाऊंगा। जाओ, मैं नहीं खिलाती तुम्हें आइसक्रीम। क्यों दीदी, आपने तो मुझे 2 आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस किया था ना। अरे वो तो तब किया था ना जब तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। मैं अभी बताता हूँ तो खिलाओगी? हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी। पता है दीदी, जब मैं अपनी नाव चलाने के लिए नदी किनारे गया था ना, तब कोई चाचा अपने दोस्त को बता रहे थे कि जब दिव्या का स्कूल टूट गया तो वो नागिन जैसी तड़प रही थी, और तब मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कौन चाचा? मोनू आइसक्रीम लेकर उसका रैपर खोलने लगा। अरे वही वाले चाचा जिसे आप सवेरे बात कर रही थी। सवेरे कब? हे भगवान, आप तो बहुत ही बुद्धू हो दीदी, सब कुछ भूल जाती हो। सुबह आप मेरे दरवाजे पर खड़े होकर उसी चाचा से बात कर रही थी। मोहन? हाँ, अब नाम याद आया, मोहन चाचा और उनके दोस्त शेरा चाचा। जब दिव्या ने यह सुना तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और कुछ सोचने लगी। तभी दुकानदार ने उसे आवाज लगाई। दीदी, तुम्हारा सामान। भैया, मैं पैसे लेकर आऊंगी, तब ले जाऊंगी। अब पैसे कहाँ भाग रहे हैं, बाद में मिल जाएंगे। हाँ भैया, लेकिन मुझे अभी कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया है, पहले वो कर लूं। ठीक है। इस समय मोहन कहाँ मिलेगा? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे सामने मोहन दिखाई दिया। वो स्कूल का मलबा समेटने वाले मजदूरों से बात कर रहा था।
उसे देखकर दिव्या को ऐसा लगा जैसे उसकी रगों में खून की जगह लावा दौड़ रहा हो और वो लपक कर उसके पास पहुंच गई।